नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय सिंह आपका जीएसटी में स्वागत करता हूं। हम लोग राज्य में विधानमंडल और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का अध्ययन कर चुके हैं। राज्य महाधिवक्ता भी पढ़ चुके हैं। विधानसभा विधान परिषद से परिचित हो लिए। अब हम लोग विधि निर्माण प्रक्रिया देखेंगे। विधि निर्माण प्रक्रिया मतलब कि राज्य में कानून कैसे बनता है। राज्य में क्यों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है कि राज्य विधानमंडल में एक राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है, और कहीं कहीं, मैं कह रहा हूं कहीं कहीं विधान परिषद होती है। सब जगह नहीं है, कहीं कहीं है। आपने पढ़ रखा है कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, सिर्फ 6 जगह है विधान परिषद। विधान परिषद सिर्फ 6 जगह है। तो ऐसे में कैसे बनेगा कानून, कैसे बनेगा, विधान परिषद को कितनी पावर है, क्या कर सकती है वो। ठीक है, तो चलिए देख देते हैं विधि निर्माण प्रक्रिया राज्य में। देखिए, यदि विधान परिषद कोई विधेयक है, विधेयक विधान परिषद से पारित हो गया, विधान परिषद से वो पारित हो गया। विधान परिषद कौन सा विधान परिषद, ये जो हर जगह नहीं है, ठीक है, जो 6 जगह है बस। विधान परिषद में अगर पहले आया है, वहां से पारित हो गया है, तो वो विधानसभा में जाएगा। विधानसभा के पास क्या ऑप्शन है कि वो पारित कर देगी। भाई पारित कर देगी तो ठीक है, मामला आगे बढ़ जाएगा। वो चाहे तो अपने मन से संशोधन करके पारित कर दे तो भी पारित माना जाएगा, और चाहे तो वो अस्वीकृत कर दे, विधेयक वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा। मतलब विधान परिषद जो कि सभी राज्यों में नहीं है, उसको कोई विशिष्ट यहाँ पर आपको पावर देखने को नहीं मिल रही है। अगर विधेयक पहले विधान परिषद में आया है तो होल एंड सोल जो पावर है विधानसभा के पास आपको दिखाई पड़ रही है। वो मर्जी है तो पारित करे, मर्जी है तो संशोधन करके पारित करे, मर्जी है तो वो अस्वीकृत भी कर दे। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई विधेयक विधानसभा से पारित हो, जो कि विधानसभा कौन सी विधानसभा, जो कि हर स्टेट में पाई जाती है, विधानसभा से पारित हो जाए और उसके बाद विधान परिषद में जाए, तो विधान परिषद के पास पावर क्या है, देख लीजिए क्या पावर है। पारित कर दे, ठीक है, पारित कर दो, या सुझाव देगी। आप सुझाव देगी तो विधानसभा उसको माने या ना माने उसकी मर्जी। विधानसभा की मर्जी है, मतलब बाध्यकारी नहीं है सुझाव, बाध्यकारी नहीं है सुझाव विधानसभा पर। वो विधानसभा की मर्जी है, वो माने चाहे ना माने। ठीक है, या विधान परिषद रोकेगी, भाई हम निर्णय नहीं कर रहे हैं, हम बैठे रहेंगे, हम कोई निर्णय नहीं लेंगे, जैसे कि आपने लोकसभा राज्यसभा के केस में देखा था। तो भाई रोकने की भी एक लिमिट है। क्या लिमिट है? 3 माह, ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह आप रोक पाओगे। 3 माह के बाद अपने आप वो विधान परिषद से पारित माना जाएगा। विधानसभा नहीं, विधान परिषद से पारित माना जाएगा। आपने 3 महीने रोक लिया तो ठीक है, माना जाएगा कि आपने पारित कर ही दिया है, आप सहमत हैं। ठीक है, यहां पर एक बात ये आपको गौर करनी है कि राज्य के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ये ध्यान देना था आपको, का कोई प्रावधान नहीं है। विधानसभा की मर्जी ही प्रभावी है, ये ध्यान देना है आपको। अगर 3 माह रोक लेती है, ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। हाँ, 3 माह रोक लेती है तो पारित माना जाएगा। भाई हाँ, 3 माह उसने रोक लिया तो ये माना जाएगा कि भाई आपने पारित कर दिया है, 3 माह को निर्णय लिया, मतलब कि आपने पारित कर दिया। सुझाव देगी तो क्या होगा? सुझाव देती है तो विधानसभा सुझाव स्वीकार करने को बाध्य नहीं है, और विधेयक को अगर पुनः पारित करके विधान परिषद को भेज देती है, विधानसभा पुनः पारित करके विधान परिषद को भेज देगी, तो विधान परिषद के अब क्या पास पावर है कि वो पारित कर दे या रोक ले। अधिकतम 1 महीना रोक पाएगी दोबारा में, मतलब पहले रोक पाएगी अधिकतम 3 महीना, और दोबारा में 1 महीना, मतलब अधिक से अधिक वो डिले कर सकती है, तो 4 महीना डिले कर सकती है बस, और इससे ज़्यादा पावर नहीं है। सुझाव दिया है विधान परिषद ने, तो विधानसभा माने या ना माने, विधानसभा की मर्जी है।
अगर मान लिया है या नहीं माना है, जो भी स्थिति है, अगर पारित करके दोबारा भेजती है तो भाई या तो पारित करो या तो दोबारा में आप 1 ही महीने रोक पाओगे, बस इससे ज़्यादा नहीं रोक पाओगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ विधानसभा की जो शक्ति है वो प्रभावी है, विधान परिषद के पास कोई खास पावर नहीं है। संयुक्त बैठक का भी यहाँ राज्य में कोई प्रावधान नहीं है। सत्य असत्य कथन के परीक्षण में आपसे पूछ दिया जाएगा कि राज्य में संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो ई उपरोक्त में से कोई नहीं सही निकलेगा। बिहार के मामले में, यूपी के मामले में भी उपरोक्त में से कोई नहीं, और यूपीएससी में कथन ना तो एक देखना पड़ेगा क्या है, लेकिन ये वाला कथन तो गलत ही होगा, क्योंकि ये सब है ना कि ये सब ऐसे ही पूछा जाता है। राजस्थान में सीधे सीधे आर्टिकल पूछ लिया जाएगा, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, उपरोक्त कथन में से कौन सही है कौन गलत है वो उस तरीके से ही यूपीएससी में तो पूछा जाता है, 2 कथन दे करके। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है राज्य के मामले में। दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल की अनुमति के लिए भाई जाएगा। अब राज्यपाल क्या कर सकता है भाई, साइन कर दो तो कानून बन जाएगा, अनुमति दे दी कानून बन गया। अनुमति रोक ली, अनुमति रोक लेगा भाई, अनुमति हम नहीं दे रहे हैं। ठीक, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। पुनर्विचार के लिए वापस करने में अगर दोबारा वही राय मिलेगी तो राय माननी पड़ेगी राज्यपाल को। जहां अनुमति रोकी जा सकती है, मतलब मना कर सकता है, हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पुनर्विचार के लिए वो एक बार भेजेगा, दोबारा वही राय आएगी तो मानना पड़ेगा। एक पॉइंट और है कि वो किसी भी विधेयक को अपने स्वविवेक से निर्णय कर सकता है कि भाई राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया है, जो निर्णय लेंगे राष्ट्रपति लेंगे, हम उस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति भी अगर पुनर्विचार के लिए वापस कर दे राज्यपाल को कि आप मंत्रिपरिषद को भेज दीजिए तो पुनर्विचार कर लें, तो वहां अगर मंत्रिपरिषद दोबारा राय देती है तो उससे राष्ट्रपति बंधा हुआ नहीं है। रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। राज्यपाल पुनर्विचार के लिए अगर भेजता है, राज्यपाल पुनर्विचार के लिए भेजता है मंत्रिपरिषद को, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए भेजता है। पुनर्विचार के बाद जो भी सलाह दी जाएगी राज्यपाल मानेगा। लेकिन अगर राज्यपाल ने आरक्षित कर दिया कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए, मैं पेन का कलर बदल दूं, राष्ट्रपति ने अगर कहा कि भाई राज्यपाल ऐसा है, ये मंत्रिपरिषद को आप वापस कर दीजिए, राज्यपाल ने इनको मंत्रिपरिषद को वापस कर दिया, मंत्रिपरिषद ने दोबारा अगर वही राय दी तो इसने हो सकता है फिर से आरक्षित कर देगा, और यहाँ राष्ट्रपति किसी भी इस तरीके की दोबारा दी गई राय से बंधा हुआ नहीं है। वो बंधा हुआ केंद्र के मामले में है, लेकिन राज्य के मामले में वो दोबारा जरूरी नहीं है कि विचार को मान ही लेगा। राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के लिए मानने बाध्य नहीं है। किसके लिए? राज्य के लिए बाध्य नहीं है, केंद्र के लिए बाध्य है। ऐसा एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए कि बंगाल ने कोई कानून बनाया और राज्यपाल धनखड़ साहब के पास भेजा, ठीक है। अब राज्यपाल ने कहा भाई हम चाहते हैं कि भाई ये निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाए। राष्ट्रपति महोदय कहते हैं इसको दे दो, आप पुनर्विचार कर लेंगे। पुनर्विचार, अब इन्होंने पुनर्विचार कर लिया, और पुनर्विचार के बाद इन्होंने फिर से वही विधेयक वैसे ही पास करा के फिर से भेज दिया। फिर से भेज देगा तो भाई जब एक पहली बार आरक्षित किए थे तो दूसरी बार आरक्षित करेंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रपति दोबारा दी गई सलाह से बाध्य नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि माने। अगर वो केंद्र सरकार का मामला होता तो पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह से वो बंधा होता, लेकिन राज्य के मामले में वो बाध्यकारी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नहीं आई है तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। धन विधेयक के संबंध में क्या प्रक्रिया है राज्य में, वो देख लीजिए। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के पश्चात विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि आपने केंद्र के मामले में पढ़ा था कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, ये आपने पढ़ा था केंद्र वाले मामले में। और पारित होने के बाद विधान परिषद को भेजा जाएगा, जहां सुझाव के साथ या सुझाव के बिना 14 दिन के भीतर विधानसभा को लौटाना होता है। 14 दिन में अगर आपने वापस नहीं किया तो माना जाएगा कि आप सहमत हैं, उसे पारित मान दिया जाएगा। यदि विधान परिषद ने कुछ सुझाव दिया है तो विधानसभा की इच्छा प्रभावी होगी कि वो माने या ना माने,
और दो इस तरीके से वो दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। सुझाव दे दिया, अब मानो तो भी ना मानो तो भी वो जब विधानसभा पारित कर देगी तो पारित ही माना जाएगा दोनों सदन से। ठीक है, ये धन संबंधी है, ये वैसा ही है जैसे कि केंद्र में है। ठीक, देख लेते हैं संघ शासित प्रदेश, थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है ये, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, देखिए इस समय तो 8 हैं, दो जो नए बने हैं वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, बाकी लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ तो पुराने हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी पुराना है। दादर और नगर हवेली के साथ दमन द्वीप को जोड़ दिया गया है, इनको एक साथ कर दिया गया। ठीक है, तो इनकी संख्या इस समय तो 8 है ना। संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासन का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपने अभिकर्ता के रूप में प्रशासकों की नियुक्ति करता है, जिनके पदनाम उपराज्यपाल, मुख्य आयुक्त व प्रशासक है। कहीं पे मुख्य लेफ्टिनेंट गवर्नर कहला रहा है, कहीं पे कमिश्नर कहला रहा है, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर कहला रहा है, कुछ भी है। ठीक है, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अभिकर्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कहलाते हैं। चंडीगढ़ का अभिकर्ता मुख्य आयुक्त, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप का अभिकर्ता एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक कहलाता है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल के सृजन की शक्ति संसद के पास है। ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी इन सब शब्दों को पकड़ता है, संसद के पास है। ठीक है, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर में विधानसभा संसदीय विधि द्वारा सृजित की गई है, जबकि दिल्ली में संशोधन से, संविधान संशोधन से। ये देखिए, ये 69वें संविधान संशोधन से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली व पुदुचेरी का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और वह मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, हालांकि जो न्यायिक अभिव्यक्ति आप देख रहे हैं, न्यायिक जो कहें कि टिप्पणियाँ आ रही हैं जो नए, उसमें वो राज्यपाल को काफ़ी अहमियत दी गई है। लेकिन अभी हम लोग सैद्धांतिक पक्ष पे हैं, व्यवहारिक पक्ष पर नहीं जाइए, वो व्यवहारिक एग्जीक्यूशन है। हमारे जो संविधान में लिखा है उसी पे आप ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना कि जो कैबिनेट का विस्तार है प्रधानमंत्री करता है, व्यवहार में तो आप ये देखते हो प्रधानमंत्री विस्तार करता है, लेकिन किताब में आपको क्या लिखा मिलेगा कि भाई वो राष्ट्रपति अपने सरकार का विस्तार करता है। वो बात अलग है कि उसमें प्रधानमंत्री की सलाह लगती है, यही तो बात है। दिल्ली विधानसभा को लोक व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, भूमि के अलावा राज्य सूची के समस्त विषयों पर विधायी शक्ति प्राप्त है, मतलब कानून बना सकते हैं अपने लिए। संघ शासित क्षेत्र की विधानसभाओं में मंत्रियों की संख्या 1/10 से अधिक नहीं होगी। देखिए 1/10 का भी क्या सीन है। मान लीजिए 70 की विधानसभा है, 70 लोगों की, तो इसमें मंत्री की संख्या 7 ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, इससे बड़ी कैबिनेट नहीं हो सकती है। केंद्र और राज्य के लिए क्या है फॉर्मूला? 15%। जितने भी आपके विधानसभा है या लोकसभा है उसकी सीटों का 15%, विधानसभा या संसद में जितने भी लोकसभा में सीटें हैं उनका 15% ही हो सकते हैं मंत्री पद, उससे ज़्यादा मंत्री पद नहीं हो सकती। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्या है? 10% का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, सत्य सत्य कथन में पूछा जा सकता है। आप में से जो यूपीएससी दे रहे हैं उनके लिए तो सबसे घनघोर पार्ट है ये, है ना। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, आपको निश्चित तौर पर उत्तर मिलेगा। इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।